तो नमस्कार भाई सभी लोगों को। सबसे पहले तो शिक्षक दिवस की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत ही अच्छा लगता है कि आज इतने सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आया है, जैसे कि एक साल पहले आया करता था। लगभग मुझे एक साल हो गया कोई भी ऑफलाइन क्लास लिए हुए, और फिर भी सभी स्टूडेंट के जहन में मेरी वही छवि ज़िंदा है। ये देख के बहुत ही अच्छा लगा। तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और दोस्तों को मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा, इतना सारा आभार देने के लिए, प्यार देने के लिए। चलिए आज हम दो मुद्दों पर डिस्कस करेंगे। एक तो पहले ये कि मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करना चाहिए। सबसे बड़ी कुछ लोग को मालूम नहीं है, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनको आइडिया नहीं है, वो गलत तरीके से मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। और दूसरा आरआरबी एडमिट कार्ड का भी क्या सीन है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है कि कुछ लोग अभी भी ये चीज़ें नहीं जान पा रहे हैं। क्या होता है कि अगर उनको मॉक टेस्ट में 100 में से 70 नंबर आ रहे हैं या 80 में से 45 नंबर आ रहे हैं, तो वो नंबर को देख के अपनी परफॉर्मेंस चेक करते हैं। यानी उनको लगता है कि अगर आरआरबी पीयू का कट ऑफ 55 गया था और मैं अभी टेक्स्ट बुक का या अड्डा का या किसी भी ग्रेडअप का किसी का भी मैं दे रहा हूँ, वहाँ मेरा 60 आ रहा है तो मतलब मेरा क्लियर हो जाएगा। या अगर मेरा 20-30 नंबर आ रहा है, कम आ रहा है, तो मेरा नहीं क्लियर होगा। उसका हमसे बेहतर है, हमसे उसका बेहतर है, अपने दोस्त से कंपेरिजन करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग गलत तरीके से अपने मॉक टेस्ट को एनालिसिस कर रहे हैं। सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप देखते होंगे कि आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क के दो पेपर होते हैं। आरआरबी पीओ और क्लर्क के भी पेपर अलग होते हैं, और एसबीआई पीओ और क्लर्क के भी पेपर अलग अलग ही होते हैं। प्री मेंस सब कुछ अलग होता है। तो जब सब कुछ अलग होता है और पेपर का सिलेबस एक ही तरह है, यानी वही आना है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, या आरआरबी में सिर्फ मैथ्स रीजनिंग, तो पीओ की कट ऑफ क्यों कम जाती है और क्लर्क की कट ऑफ क्यों हाई जाती है? सोचने वाली बात है। क्यों आरआरबी क्लर्क की कट ऑफ 70 से 75 या 80 जा रही है, और क्यों पीओ की कट ऑफ 50 से 60 के बीच ही रह जा रही है? क्या फ़र्क रहा है जब सिलेबस सेम है? तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब तो यही रहेगा, सर पीओ का पेपर बहुत टफ रहता है इसलिए हमारी कट ऑफ कम जाती है, और क्लर्क का पेपर बहुत आसान रहता है इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो एग्जैक्टली यही सही बात है। अब इससे हम कैसे इसको रिलेट करते हैं थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए कि मैं टेक्स्ट बुक का क्लर्क का पेपर दे रहा हूँ, मान के चलते हैं, और मान लीजिए कि आप बैंकर्स अड्डा 247 का क्लर्क का पेपर दे रहे हो। आपका नंबर आया 75 एज ए एग्जाम्पल समझना, और मेरा नंबर आया 60। आपने हमें कॉल किया, बोला सर कितना नंबर है? मैंने बोला मेरा 60 नंबर है। आपसे मैंने पूछा, आपने बोला मेरा 75 नंबर है। अब आप खुश हो गए कि अरे वाह, सर का तो हमसे कम आया है और मेरा 75 आया है, इसका मतलब मेरा क्लियर हो जाएगा। पर यहाँ पे गलतफहमी क्या होगा कि आप अड्डा का टेस्ट दे रहे थे और मैं टेक्स्ट बुक का टेस्ट दे रहा था। दोनों के पेपर का लेवल अलग अलग था। तो नंबर यहाँ मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है? मायने रखता है लेवल ऑफ योर मॉक, यानी कि वो लेवल टफ था या इजी था, उस हिसाब से ही आपका नंबर आपको मिलता है। तो यहाँ पे बात आ जाती है परसेंटाइल की। अब बहुत सारे लोग परसेंटाइल को नहीं जानते हैं और नंबर पे ही अपनी परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। परसेंटाइल क्या होता है ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि अभी मैं आपसे बोलूं कि ABCD सुनाओ। मान लो 100 लोग हैं, 100 लोग मुझे देख रहे हैं, और मैं सबसे कहूं कि ABCD सुनाइए, तो मुझे नहीं लगता है कि 100 में से एक भी लोग ऐसे होंगे जो मुझे ना सुना पाएँ। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड से कम समय में भी 100 के 100 लोग ही वो चीज़ सुना देंगे। पर अगर मैं अभी वही चीज़ कहूँ कि आप मुझे मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओ, 5412 मल्टीप्लाई 3412, कितने लोग 10 सेकंड में कर पाएंगे 100 में से? आपको लगता है कि 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 20 सेकंड के अंदर 100 में से 100 लोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मुश्किल से अगर मैं एक अनुमान लेके चलूँ तो 2 से 3 लोग ही हैं जो 20 सेकंड के अंतर्गत 4 डिजिट का मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। बाकी 96 to 97 लोग इसको नहीं अटेम्प्ट करेंगे, इसको स्किप करना पसंद करेंगे, क्योंकि ये इलॉजिकल सवाल हो गया आपके टाइम के हिसाब से। 4 नंबर डिजिट मल्टीप्लिकेशन 20 सेकंड में थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाएगा, तो 97 लोग स्किप कर देंगे, 3 लोग को छोड़ दो, मान लो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। तो होता क्या है, सेम ये लेवल होता है। अब ABCD पूछा तो 100 में 100 आप भी पाए, 100 में 100 मैं भी पाया, 100 में 100 सभी लोग पाए। तो फिर अंतर क्या हुआ? अंतर आया टफ वाले पेपर में। यहाँ पे लेवल डिपेंड हो गया कि उस 4 नंबर के मल्टीप्लिकेशन को किसने कर दिया और किसने
नहीं किया, किसने स्किप कर दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पेपर मेरे लिए टफ़ है तो जाहिर सी बात है कि वो आपके लिए भी टफ़ है। अगर मुझसे 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन पूछा जा रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, तो फिर आपको भी नहीं आएगा ना, जाहिर सी बात है। एक दो लोग को छोड़ दो भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग को, वरना कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो आ रहा है ये वो फलाना धमाका, वो छोड़ दो। और अगर ABCD मुझे भी आ रहा है तो आपको भी आ रहा है। अंतर क्या हुआ कि पेपर का जो लेवल है वो सबके लिए इक्वल होता है। अगर चीज़ें आपके लिए टफ़ है तो मेरे लिए भी टफ़ है, मेरे लिए आसान है तो फिर आपके लिए भी आसान है, क्योंकि दोनों तैयारी करने वाले एक विद्यार्थी हैं। ठीक, तो अब क्या होता है कि मान लीजिए मॉक टेस्ट 80 नंबर का था और आप किसी साइट का मॉक टेस्ट दे रहे हैं और उसने लेवल काफ़ी हाई बना दिया, एग्ज़ाम लेवल से भी काफ़ी हाई लेवल का उसने अपना मॉक बना दिया, तो वहाँ पर तो आपके 30 नंबर आएंगे। अब आप कैलकुलेट करने लगोगे कि सर वहाँ PO में कट ऑफ 60 गया था, मेरे तो 30 आया, इसका मतलब मेरा नहीं क्लियर होगा। जी नहीं, यहाँ पे आपको देखना है कि आपके परसेंटाइल कितने आए हुए हैं, क्योंकि अगर आप 30 नंबर पाए हो, अगर आप 30 नंबर पाए हो तो भाई मेरे लिए भी वो चीज़ें बहुत टफ होगी। मेरे लिए भी पूरे पेपर में 4 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो मैं भी बहुत अधिक पाऊँगा, तो 32, 33 या 35 पाऊँगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन को छोड़ दो जो 80 में से 80 हर पेपर में लाएंगे, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ इक्का दुक्का लोग ऐसे होते हैं, उनको किनारे कर दिया जाए। बाकी ऑन एवरेज से बेटर लोग को देखा जाए तो अगर मैं 30 पाया हूँ उस पेपर में टफ़ होने की वजह से, तो जाहिर सी बात है कि आप भी उतना ही पाओगे। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगा? हाँ, एक ST में एक कोई दूसरे साइड का टेस्ट दे के क्लर्क में बोल रहा है मैं 75 पाया, तुम 30 पाए, मेरा निकल जाएगा, तुम्हारा नहीं निकल पाएगा। नहीं, तो यहाँ पे आपको देखना होता है परसेंटाइल कि आखिर में वहाँ पे आपका परसेंटाइल कितना आया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे लिए 30 था तो उनके लिए भी 30 नंबर वो भी पाए होंगे, अगल बगल वाले भी 30, 31, सभी लोग अराउंड 30 के आसपास होंगे। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपका परसेंटाइल अगर 95% आ रहा है, 90% से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे 100 लोग बैठे थे, 100 लोग में से 94 लोग जो है वो 30 से कम नंबर पाए। आप 95th नंबर पे हैं, यानी टॉप से आप 5वें नंबर पे आए। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। यानी आपकी परफॉर्मेंस 30 नंबर होने के बावजूद भी बेस्ट थी। कहने का सेंस ये होता है, इसको बोलते हैं हम परसेंटाइल। तो यहाँ पे कुछ लोग नंबर देख के दुखी हो जाते हैं कि मेरा 32 नंबर आ रहा है। वहाँ पे नहीं, आपको परसेंटाइल चेक करना है कि 32 नंबर पे आपका परसेंटाइल कितना है। अब हो सकता है कि 32 नंबर पे आपका 60% परसेंटाइल है, तो ये फिर बुरा है ना, क्योंकि वो पेपर इजी था। आप पा रहे हैं 32, बहुत सारे लोग 50-60 पाए होंगे, आपसे 40, आपसे 60% ज़्यादा लोग 50-60 नंबर पा रहे हैं। तो ये मैटर होता है परसेंटाइल का। आपको मॉक टेस्ट को इसी तरह से देखना होता है, ठीक है। बाकी आपने जो जो क्वेश्चन स्किप किए हैं उसको अच्छे से सॉल्व किया करिए, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश किया करिए। जो सॉल्यूशन वो जो भी टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं वो दे रहे हैं, उनको देखिए, अपने दोस्तों से पूछिए, अपने टीचर्स से पूछिए, कोशिश कीजिए कि वो सॉल्व हो जाए। खैर, एक आध क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ में, जो टेस्ट सीरीज़ आजकल मार्केट में आ रहे हैं, वहाँ पे एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेमतलब या वाहियात होते हैं। तो अगर एक आध क्वेश्चन का जवाब आपको कहीं से भी नहीं मिल रहा है, दोस्तों से भी नहीं मिल रहा है, टीचर से भी नहीं मिल रहा है, कुछ एक आध क्वेश्चन फालतू के होते हैं, तो उनको आप स्किप कर दीजिए। उन पे दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसी पे आप अपना समय गंवाएंगे तो पूरा समय लॉस हो जाएगा, है ना। तो फिर बाकी को आप स्किप कीजिए, चीज़ों को देखिए, समझिए और इसी तरह से मॉक टेस्ट को एनालिसिस कीजिए। अब बात आती है कितना परसेंटाइल हमारा आए तो हमें अच्छा, हम अपने आप को मान सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ बैंकिंग के हिसाब से आपका कितना परसेंटाइल आना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको, अगर आपका जो परसेंटाइल है वो अराउंड 90 आ रहा है या 90 प्लस आ रहा है, तो आपके हायर चांस हैं आपका सिलेक्शन होने का, ठीक है, हायर चांस हैं। अब 90 से कम आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके चांसेस नहीं हैं, पर अगर 90 प्लस आ रहा है, हर कोई भी टेस्ट आप दे रहे हो, आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ को दे रहे हो, अड्डा, टेक्स्ट बुक, ग्रेडअप, कोई भी आप दे रहे हो, किसी का भी दे रहे हो, जो भी आपको पसंद है, पर आपका परसेंटाइल जो है वो अराउंड 90 के अप्रॉक्स आ रहा है या 90 प्लस आ रहा है, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि सब पेपर का लेवल अलग है और सब में मान लो 100 लोग बैठ रहे हैं और हर बार आप 90 प्लस पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि हर बार आप टॉप 10 में आ रहे हो। 90 लोग को पछाड़ के आप हर बार टॉप 10 में आ रहे हो प्रतिशत के हिसाब से, तो ये सबसे बेहतर है। क्यों, अब मैं क्यों 90% क्यों कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्यों कह रहा हूँ, तो उसका रीज़न ये है कि बैंकिंग एग्ज़ाम में एक सीट पे 10 लोग को लगभग लिया जाता है। मतलब प्री जो लोग क्लियर करते हैं, तो मान के चलो कि अगर किसी बैंक में 100 सीट है, ओवरऑल 100 सीट है, तो वो
प्री क्लियर करवाएगा 1000 बच्चों का, यानी 100 सीट के लिए 1000 बच्चों का प्री क्लियर होता है, 1/10 का रेशियो होता है। तो अगर आप बार बार 90 प्लस में आ रहे हो परसेंटाइल में, या फिर 90 पे भी आ रहे हो अराउंड, तो इसका मतलब यह है कि बार बार आप वो 1/10 की कैटेगरी में अपने आप को शामिल कर ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका प्री निकलने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहता है, क्योंकि उस टॉप 10 में आप आ जा रहे हो। अब बात करें मेंस की, यही 1000 लोग मेंस देने जाते हैं, तो यहाँ पे मात्र 3 से 4 का रेशियो चलता है, यानी एक सीट के लिए 3 से 4 लोग को लिया जाता है। यानी 1000 लोग गए मेंस में देने, अब 100 सीट के लिए उसमें से 600 लोग को या 650 या 700 को छाट देगा, 100 सीट के लिए 300 से 400 लोगों को लिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो अब उस 100 सीटों पे 300 से 400 के बीच बच्चे जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, फिर वहाँ पे जो 1/4 या 1/3 का रेशियो उन्होंने ले रखा था, वहाँ से बाकी लोग को छाट दिया जाएगा और 100 में से 100 लोगों को ले लिया जाएगा और 10-15 लोग को वेटिंग लिस्ट में या एक्स्ट्रा में रख दिया जाएगा, ताकि कि जिनका डॉक्यूमेंटेशन गड़बड़ हो जाएगा तो उनको अंदर ले लिया जाएगा। तो ये रेशियो चलता है। तो 90+ परसेंटाइल लाने का मतलब यही होता है कि आप बार बार अपने आप को टॉप 10 में शामिल कर ले रहे हो, और इसका मतलब ये होता है कि आपके चांसेस ज़्यादा हैं। हालांकि आप अगर 80 के आसपास भी आ रहे हो, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा भी होता है कि 80 आता रहता है यहाँ पे, पर वहाँ पे एग्ज़ाम में वो क्लियर कर लेते हैं, तो ये भी चांसेस हैं। पर आप कोशिश कीजिए कि आप जो भी ST दें, चाहे उसका लेवल इजी हो, 80 में 80 वाला लेवल हो, चाहे 80 में 30 वाला लेवल हो, आपका नंबर उसी हिसाब से आए और आपका परसेंटाइल अच्छा रहे, यानी उस पेपर को जितने लोग दे रहे हैं अराउंड उनमें से आप बेटर कर रहे हो, तो ये अच्छी बात होती है। तो आज से मुझे लगता है आप वीडियो समझ गए होंगे, मेरी बात समझ गए होंगे कि नंबर से कोई मतलब नहीं होता है। नंबर अपने दोस्तों से मत पूछा करिए कि आपका परसेंटाइल कितना आया है फलाने टेस्ट में, तो वो आपको जवाब देंगे कि हमारा इतना परसेंटाइल आया है धमाके टेस्ट में। तो चलिए, परसेंटाइल वगैरह समझ में आ गया होगा, मॉक टेस्ट एनालिसिस बाकी आप अपनी तरीके से करते ही हैं। जो भी रॉन्ग है उसको देखिए, स्किप किया उसको देखिए, जो किया अच्छे से उसको भी देखिए। अब बात कर लेते हैं RRB एडमिट कार्ड की। तो देखिए 12 सितंबर को हमारा एग्ज़ाम होने वाला था और अभी 5 सितंबर हो गए, कुछ अता पता नहीं है, अथॉरिटी कुछ भी बता नहीं रही, कोई नोटिस भी जारी नहीं हुआ, तो हम क्या एजम्पशन लें। देखिए क्या होता है, कभी कभार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जहाँ पे एजम्पशन भी फेल हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ तो 10 से 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए था, मगर अभी नहीं आया, तो अब हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इस साल पेंडेमिक की वजह से सारी चीज़ें गड़बड़ हो चुकी हैं, तो अब क्या कराना चाह रहा है IBPS, हो सकता है 12 से 7-8 दिन टाल दे, जो 19 वाली डेट इन्होंने दे रखी है 19-20 की या 26 की, उसमें एग्ज़ाम कराया जाए। या हो सकता है कि अभी भी लोग एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दें, तो आप कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आपके पास अथॉरिटी की कोई जानकारी नहीं है। तो मेरे हिसाब से हो सकता है तो अब 7-8 दिन के लिए इसे पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि अभी तक जब भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ या बना रहा हूँ तो अभी तक एडमिट कार्ड तो नहीं आया है। हो सकता है कि आजकल में एडमिट कार्ड आ जाए, चलिए देखते हैं क्या होता है। हमें तो सिर्फ इंतज़ार करना है, पढ़ाई करनी है, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। बस इतना जानिए कि इस महीने में आपका एग्ज़ाम होना ही होना है, ठीक है। चलिए, और किसी भी तरीके का सवाल होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा।